जो 12th फाइव ईयर प्लान है, इसमें जो इसका जो एजेंडा था वो था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 112 में 112 में उसमें लिखा गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो लोन्स आपने लिया उसका जो रिपेमेंट किया, ये सब कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। पिछले साल की जो लिएबिलिटीज होती हैं वो भी इंक्लूड होती हैं, आगे की प्लानिंग्स जो होती है वो भी इंक्लूड हो जाती है। मेरे ख्याल से 8% या 10% कुछ आप देख लीजिएगा, इतने ही आपके लोग हैं जो जिनसे टैक्सेस भर रहे हैं। जो इसके बाद है 12th फाइव ईयर प्लान। तो इट इज बेटर यू शुड गो थ्रू वंस के 12th फाइव ईयर प्लान पूरा क्या था, कि उसमें डिटेल में, उसके बाद में तो नीति आयोग आ गया था, तो एटलीस्ट वंस यू हैव टू गो थ्रू 12th फाइव ईयर प्लान। जो 12th फाइव ईयर प्लान है, इसमें जो इसका जो एजेंडा था वो था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। इसके लिए एक बार तो कम से कम आप पढ़ लो, एक छोटा सा नोट्स बना लो। और लास्ट प्लान भी था 5 ईयर प्लानिंग में, पढ़ना जरूरी इसको है। We come to the third point is government budgeting. What is government budgeting? इसमें क्या क्या है, इसकी नीड क्या है, गवर्नमेंट बजटिंग की नीड क्या है, बजट बनता क्यों है, पहली बात तो बनता क्यों अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 112 में 112 में उसमें लिखा गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें बजट जैसे वर्ड की बात नहीं कही गई है। जो इस बार का जो बजट आएगा तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल बजट, और उसके साथ साथ आप भी एक बार व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, आप कम से कम एक बार जो पिछले साल का है वो बजट एक बार पढ़ना तो बहुत जरूरी है, सो दैट क्योंकि जो नेक्स्ट बजट आएगा ना, उस बजट में पिछले साल की जो लिएबिलिटीज होती हैं वो भी इंक्लूड होती हैं, आगे की प्लानिंग्स जो होती है वो भी इंक्लूड हो जाती है। तो बजट में यू हैव टू गो थ्रू एटलीस्ट एक बजट, एक साल का बजट को डिटेल में पढ़ना चाहिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, इट इज इम्पोर्टेंट। बजट एक्चुअली में है क्या, प्लानिंग है कि कैसे एलोकेट किया जाए, कैसे फंड किया जाए, कैसे अपने जो एक्सपेंसेस हैं या जो एक्सपेंडिचर है या जो एसेट्स हैं, रेवेन्यूज हैं, उन्हें कैसे किया जाए स्पेंड, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो स्पेंडिंग को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के कैसे प्लानिंग करता है, वो है बजट। इसके कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या है। एटलीस्ट आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू हियर। रेवेन्यू अकाउंट्स, रेवेन्यू रेसिप्ट्स क्या है, यू शुड एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट इज रेवेन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है जो आपके एक्सपेंसेस, जो टैक्सेस या जो कलेक्ट करते हैं, टैक्सेस, वो रेवेन्यू जो कलेक्शन हो रहा है वो रेवेन्यू है। फाइन्स भी आप ले लो, जितना भी आपको मिल रहा है, मतलब आपको मीन सरकार को जितना भी पैसा मिल रहा है वेरियस सोर्सेज से, मोस्ट इंपोर्टेंट सबको पता होगा टैक्सेस, तो वो एक रेवेन्यू का फॉर्म है। हाँ, तो इसमें रेवेन्यू के अकाउंट्स, इसके रेवेन्यू के रेसिप्ट्स क्या है, रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर्स क्या है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब जो हमें जो मिल रहा है जैसे टैक्सेस या जितने मिल रहे हैं वो रिसिप्ट हो गए, यानी हमें जो रिसीविंग हो रही है, और एक्सपेंडिचर मतलब जो स्पेंड हो रहा है उनसे, तो वो है आपका एक्सपेंडिचर का पार्ट। इफ यू गो थ्रू वी टोल्ड ऑलरेडी के बजट एक बार पढ़ लो। तो अगर एक बार बजट पढ़ लोगे डिटेल में, इन डिटेल आई एम टॉकिंग वर्ड बाय वर्ड, अगर एक बार बजट पढ़ लोगे तो यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर गवर्नमेंट कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इट एंड हाउ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इट। तो उसके एक्सपेंडिचर भी आपको पता है। और भी जैसे आपने बताया कि पिछले साल का बजट पढ़ो, तो उसमें ये गवर्नमेंट जो है वो हर साल निकालती बजट ऐसे ही फॉर्म में। उसमें 3 टाइप्स के दिया था, बजट एस्टिमेट, रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट, ठीक है, और आपका लिखा होता है एक्चुअल बजट एस्टिमेट्स। तो 3 फॉर्म में बेसिकली वो गवर्नमेंट हर साल बजट निकालती है। इसी फॉर्म होता है कि कहाँ से रिसिप्ट आ रहा है और कितना स्पेंड हो रहा है, कितना उसका एक्सपेंडिचर है। तीनों ये बातें लिखी जाती हैं। यस, और इसका कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिसिप्ट हो गई आपकी, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल मींस व्हाट, योर इन्वेस्टमेंट, जो आपका कैपिटल होता है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपका है कैपिटल। और तो उस फॉर्म में आपको क्या रिसीविंग हो रही है वो है कैपिटल आपकी रिसिप्ट, और क्या आपका स्पेंड हो रहा है उस फॉर्म में वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको एग्जांपल दो तो कैपिटल जो आपका एक्सपेंडिचर है वो आपका क्या हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे रेलवे बन रही है, रोड बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी बन रही है, मेट्रोज बन रही हैं, और जो लोन्स आपने लिया उसका जो रिपेमेंट किया, ये सब कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना होता है कि क्या एक्सपेंडिचर है, क्या रिसिप्ट है, एग्जाम्पल्स के आप पढ़ सकते हैं देखकर। तो यहाँ पे इसके साथ साथ एक भी ये चीज भी दिया गया है, चेंजेस इन बजटरी प्रोसेस इन 2017। एक्चुअली में ये 2017-18 का जो बजट है इसमें आपका काफी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। इसमें एक कमेटी आई थी, विवेक रॉय कमेटी। तो इस कमेटी में कुछ रिकमेंडेशंस थी, जैसे कि मैं बताता हूँ एक एग्जांपल। जैसे रेलवे का मर्जर कर दिया गया था, रेलवे को मर्जिंग हो गया था, रेलवे का बजट पहले अलग से दिया जाता था। हाँ, पहले ये था, पहले रेलवे का बजट इतना ज्यादा था कि पहले रेलवे बजट के लिए अलग दिन होता और था। ये पहले 100 साल से हो रही थी, 1924 से हो रही थी, लेकिन अभी ये मर्ज कर दिया गया। तो ये सब चीजें हैं, इसको डिटेल
डिटेल में देखना है तो एक बार लालू प्रसाद यादव को देख लेना। विवेक देबरॉय कमेटी में एक और रिकमेंडेशन करी जो मुझे याद आ रही है। हाँ। इसमें क्या किया गया, पहले बजट जो होता था उसकी डेट कुछ और थी, अब ये कर दी फरवरी 1 को हर साल आपका बजट पेश किया जाएगा, बजट आपका इशू किया जाएगा। यस, तो इंटर्म बजट पेश किया जाता है। इंटरिम बजट। हाँ। इंटरिम बजट एक्चुअली मैम जो होता है वो जब आपके इलेक्शन ईयर होता है, तो इलेक्शन ईयर के टाइम पे जो आपका बजट होता है वो होता है इंटरिम बजट, क्योंकि उसमें एक्चुअल सरकार कौन आने वाली ये पता नहीं होता है, तो इंटरिम बजट टाइप में गवर्नमेंट निकाल देती है कि ये आपका इंटरिम बजट है, अगर हम आते हैं तो हम इसी को आगे बढ़ा देंगे। नाउ हियर कम्स टू मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, व्हाट ऑल मेजर्स गवर्नमेंट टेक। तो डेफिसिट होता क्या है? डेफिसिट अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सिंपल डेफिसिट का मीनिंग क्या हो सकता है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है कि रिसिप्ट ज्यादा है। फाइनेंशियल डेफिसिट, एक्सपेंडिचर ज्यादा है या रिसिप्ट आपकी ज्यादा है, मतलब आपको जो रिसीविंग मिल रही है, जो टैक्सेस से जो पैसा मिल रहा है वो ज्यादा है, या आपका जो स्पेंडिंग हो रही है वो ज्यादा है। तो अगर आपका स्पेंडिंग ज्यादा होने लगी और रिसीविंग कम हो रही है तो उसे कहते हैं डेफिसिट। डेफिसिट का मीनिंग ये होता है। हाँ, और उसके वैसे टाइप होते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल आपका हो गया, एक तो रेवेन्यू डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है एंड प्राइमरी डेफिसिट है, और एक होता है बजट आपका डेफिसिट। बजट डेफिसिट क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल आपका रेवेन्यू, यानी जितना आपने टोटल आपने स्पेंड किया वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है आपके रिसीविंग से, तो वो आपका हो जाता है बजट एक्सपेंड आपका ये। तो मोस्ट ऑफ द केसेस इन डेवलपिंग कंट्रीज जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज का होता ही है। अगर वो फिजिकल डेफिसिट है, इट मींस द कंट्री इज ग्रोइंग, द इकोनॉमी इज ग्रोइंग। ये एक ये भी है ना कि मैम कि टैक्सेस बहुत कम हो पाते हैं, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बहुत ही लो है, तो जो कि आप देखो जितने भी आपके बड़े रिच कंट्रीज हैं वहां टैक्सेस कलेक्शन बहुत ज्यादा ह्यूज है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से 8% या 10% कुछ आप देख लीजिएगा, इतने ही आपके लोग हैं जो जिनसे टैक्सेस भर रहे हैं, जो बाकी पूरी आपकी पॉपुलेशन 90% पॉपुलेशन आपकी टैक्सेस नहीं भरती है। बिकॉज आवर इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर इकोनॉमी, सो इट इज, तो इसलिए आपके डेफिसिट इसीलिए होता है। तो आपको इसमें कुछ पॉलिसीज देखनी है, लाइक फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड डेफिसिट रिडक्शन क्या है। फिजिकल पॉलिसी मैम जो है वो ये क्या है, फाइनेंशियल पॉलिसी आपकी क्या हो सकती है, कैसे कैसे एक्शन लिए जा रहे हैं। इट इज बाय फाइनेंस कमीशन। एक्चुअली में पॉलिसी दो टाइप से बन सकती हैं, एक फाइनेंशियल पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो कि है वो आरबीआई बनाता है, और फिजिकल पॉलिसी जो आपने कह दिया फाइनेंस कमीशन है वो बनाता है। तो इसमें फिजिकल पॉलिसी बनाते समय क्या आप देखते हैं, यही कि डेफिसिट कैसे कम कर सकते हैं, रेवेन्यू आपका हो गया डेफिसिट वो कैसे कर सकते हैं कम, फिजिकल आपका हो गया डेफिसिट वो कैसे कर सकते हैं कम। तो इसके लिए एक रिकमेंडेशन की गई थी, FRBM एक्ट आया था, वो हम देख सकते हैं उसको। FRBM एक्ट है ना, अदर टाइप बजट आउटकम्स पे है। FRBM एक्ट आपका होता है फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसमें आपका ये 2003 में आता है। इसमें कुछ आपकी चीजें बताई गई थी कि इस तरीके से आप कर सकते हो, अपने फाइनेंसिंग कर सकते हो। इसमें आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात कही गई थी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब क्या, जो आपका डेफिसिट हो रहा है, जो आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जा रहा है, रेवेन्यू कम हो जा रही है, तो रेवेन्यू जो कम हो रही है उसे कहां से आप करोगे पूरा, तो वो कहीं से लोन ले लो, फॉरेन एड्स हो गए, फॉरेन एड ले लो। अब लोन आप कहां से लोगे, मल्टीलेटरल आपके जो जैसे आसियान बैंक है, और आसियान हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, आप इन सबसे लोन ले सकते हो, और वो लोन विल कम अंडर योर लायबिलिटी इन नेक्स्ट बजट। द फोर्थ टॉपिक हियर व्हाट UPSC सेज, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। व्हाई यू नीड टू नो लैंड रिफॉर्म्स इंडियन इकोनॉमी में क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एज वी नो वी वर कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश एंड वी हैव बीन लाइक ओन्ड बाय द राजा महाराजा प्रिंसली स्टेट्स, और उसके बाद में जमींदार्स आए, लैंडलॉर्ड्स आए, लैंड होल्डर्स आए, जो बिग लैंड होल्डर्स यू कैन से, और उसके बाद when we got independence तो वो प्रोसेस चल रहा था। तो यहाँ पे जो लैंड होल्डर्स होते हैं, जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स होते हैं, जमींदार कहते हैं उनको, तो उनसे जो लैंडलेस लोग होते हैं जिनके एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो गया, तो उनसे लैंड लेके इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना फॉर नीडेड पीपल, फॉर लाइक एवरीबॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जैसे आप बता रहे हो पूरा कि हमारा इंडिया पहले सप्रेस था, कॉलोनाइज था, लैंड होल्डर। तो अगर हम अभी देखें अभी के सिनेरियो में, तो लैंड होल्डिंग जो साइज है वो काफी लो है। लैंड होल्डिंग जो आपकी एवरेज लैंड होल्डिंग साइज है वो बहुत ही लो है इंडिया में। दूसरी चीज, जो आपके मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं वो 90% है, वो ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा है। और मार्जिनल और स्मॉल लैंड फार्मर्स का मतलब क्या है, 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम जिनके पास जमीन है वो। ये वो टॉपिक है जो इकोनॉमिक का भी पार्ट है, इकोनॉमी का भी पार्ट है, एंड सोशियोलॉजी का भी पार्ट है थोड़ा सा, क्योंकि फैमिली जब डिवाइड होती है बिकॉज ऑफ सर्टेन लूप होल्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड में, तो उसमें फैमिली के सारे बच्चों को ये दिया जाता है, हिस्सा दिया जाता है, लैंड में सब में पार्ट दिया जाता है।
तो यही चीज। तो इसलिए यहाँ पे आपके स्मॉल फार्मर्स ज्यादा हो जाते हैं। तो इसमें आपकी बहुत बड़े लेवल पे आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। और फॉर एग्जांपल कैश क्रॉप बड़े लेवल पे आप ग्रो नहीं कर सकते, बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जो छोटे फार्मर्स हैं उनको ज्यादा फायदा नहीं मिल सकता है, प्रॉफिट नहीं मिलता उनको ज्यादा, क्योंकि उनकी लैंड होल्डिंग काफी छोटी होती है। लैंड होल्डिंग छोटी होती है एंड दे कैन नॉट यूज एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स टूल्स यूज नहीं कर सकते। मॉडर्न जो आपके टूल्स हैं उनको नहीं यूज कर सकते। तो और एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है, कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं हो सकती। एक और चीज भी यहाँ पे आ जाती है कि आप जब आपके पास छोटी सी जगह है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो वहां पे आप बड़े लेवल पे आप कैश क्रॉप कम हो सकती है, प्रोडक्टिविटी आपकी काफी कम होगी, ईल्ड आपकी काफी, ईल्ड पर आपका हेक्टेयर ईल्ड वो कम हो कितनी पैदावार हो रही है वो काफी कम हो जाएगी। तो इसलिए लैंड रिफॉर्म काफी सिग्निफिकेंस इसलिए तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, रैशनल फॉर लैंड रिफॉर्म्स। हाँ, क्या रैशनल है इसका, क्यों, मतलब जो भी हम लोग बातें कर रहे हैं वो रैशनली में आता है। कि क्या नीड है, क्यों है। जो कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म के कंपोनेंट्स क्या है, इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म, इंटरमीडिएट्स का इसमें आता है, तो इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी, यू कैन से। इम्पैक्ट में एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों व्यूज होते हैं पैरेलली। तो इम्पैक्ट में आपको पॉजिटिव व्यूज ही पढ़ने पड़ते हैं कि क्या इसके हुए, आपके क्या कंक्लूजन, क्या नेगेटिव इसके निकले, क्या नेगेटिव इसके एस्पेक्ट निकले लैंड रिफॉर्म के। प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म, प्रॉब्लम्स, व्हाट इंडियन इकोनॉमी, व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेस द प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, एज वी सेड, द सोशियोलॉजी प्रॉब्लम्स है, फैमिली डिवीजन है। फिर इसमें एक चीज और ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम, मार्केट। जो आपके स्मॉल एंड मीडियम, आपको जो आपके मार्जिनलाइज फार्मर्स हैं, उनको मार्केट का बहुत इशू रहता है। तो इसीलिए हमने मार्केट के लिए भी कई सारे एक्ट बनाए, जैसे हमने एपीएमसी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट आपका जो है, आपका ये वाला हमने बनाया एक्ट। इसके थ्रू मंडीज बनाई, एफसीआई के गोडाउन बनाए कि जो मार्जिनल फार्मर हैं इनको प्रॉपर मार्केटिंग के लिए इनको कहीं प्रॉब्लम ना हो। ऑनलाइन आपके सिस्टम भी कर दिया गया, ई-नैम भी है, हॉपकॉम्स वगैरह बनाए गए। ई-नैम मींस यहाँ पे ऑनलाइन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। तो ये आपके ऑनलाइन भी यहाँ पे फार्मर जा करके अपना, और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी इसमें अपॉर्चुनिटी दी गई, जैसे कि बिग बास्केट हो गया, ये सब को। और इसमें देखिए वेयर हाउसिंग, देखिए आप वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज बढ़ाई जा रही हैं कि जिससे आप लैंड रिफॉर्म कर रहे हो तो जो किसान को फायदा हो। बेसिकली लैंड रिफॉर्म का मकसद क्या है, स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डर्स हैं, उनका साइज बढ़े, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनको ज्यादा बेनिफिट मिले, उनको ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो ये सब इसका ही लिंक्ड है आपस में। ये सारी चीजें सी हम आगे भी पढ़ेंगे इन यूपीएससी, व्हाट यूपीएससी इज डन। सी जमींदारी सिस्टम ये कहाँ था, हिस्ट्री में था। ये वर्क कहाँ पे कर रहा है, इकोनॉमी में कर रहा है, इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा है, इकोनॉमी में हो रहा है। वेयर वी आर टॉकिंग इन जीएस3। हम जो बातें कर रहे हैं ये सारी बातें भी आके इसमें आएंगी भी, जीएस3 में टॉकिंग पैटर्न में आएगा, फिर कैसे स्टोरेज होता है, ये सब चीजें इसमें आगे आएंगी। एंड हियर सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म, सक्सेस क्या है लैंड रिफॉर्म का, मतलब कितने % सक्सेस है। तो सी देयर आर बेनिफिट्स क्या मिले लोगों को इससे। तो देखो, कोई भी चीज आपको, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी इनिशिएट करती है तो उसमें क्या है, तो कुछ सक्सेस रेट होता है, कुछ अनसक्सेसफुल होता है। उसकी नेगेटिव्स क्या है, उसके पॉजिटिव्स क्या है, ये सारी चीजें आपको एक बार लैंड रिफॉर्म्स इन डिटेल यू हैव टू गो थ्रू लीस्ट वंस। तो रिसेंट इनिशिएटिव्स, लैंड लूजिंग एंड लैंड लीजिंग, लैंड एक्विजिशन, सी लैंड लूजिंग एंड लैंड लीजिंग अलग चीजें हैं। और एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, तो ये रीसेटलमेंट एक्ट जो है, यू हैव टू, ये एक्ट है पूरा, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, आई हैव टोल्ड यू द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके एक्विजिशन क्या है, रिहेबिलिटेशन क्या है, और रीसेटलमेंट कैसे कराते हैं, एक्ट क्या है, इसको आप एक बार डिटेल में पढ़ लेना, बिकॉज ईच एंड एवरी पॉइंट हैज अ डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट अप्रोच ऑल टुगेदर। तो हियर वी कम टू फिफ्थ पॉइंट, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, changes in industrial policy and either effects on industrial growth। ये आपका जो एलपीजी रिफॉर्म हुए थे उसमें एक पार्ट है कि आपका लिबरलाइजेशन प्रोसेस का क्या इफेक्ट पड़ता है आपके इंडियन इकोनॉमी पे। इन पेपर 2, जीएस पेपर 2 वी डिस्कस्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ये लिबरलाइजेशन भी ग्लोबलाइजेशन का, में भी हमने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या है इंडिया के समाज, क्या उसके सोसाइटी पे होता है इफेक्ट। यहाँ हम देखें लिबरलाइजेशन का इफेक्ट क्या है इंडियन के, आपके इंडिया के इकोनॉमी पे। दोनों अपने। तो यहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन है उसी का छोटा भाई है लिबरलाइजेशन।
तो इसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ ही लिबरलाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लाइसेंस राज। वो आता है इसमें कि गवर्नमेंट पहले क्या करती थी, लाइसेंस दे करके बहुत सारी जितने भी सेक्टर थे सबको गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट का ही उस पे होता था कैप्चर, गवर्नमेंट का होता था होल्ड। अब क्या कर रहा है वो लाइसेंस राज जो था, मतलब अब लाइसेंस देना काफी ज्यादा लीनियंट हो चुका है प्रोसेस, और मोस्ट ऑफ दी आपकी जो सेक्टर्स हैं सब में आपके रिमूव भी हो चुका है। तो अब प्राइवेट पर्सन किसी भी सेक्टर में फैक्ट्री इंडस्ट्री खोल सकते हैं। तो ये भी लिबरलाइजेशन का एक इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट। इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, फेज ऑफ लिबरलाइजेशन का जो स्टार्ट हुआ था उसका फेज ग्रेजुअली होती है कोई चीज इंप्रूव, तो फेजेस में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पहले स्लो प्रोसेस हुआ लाइसेंस राज के थ्रू, जो आपके लाइसेंस हटे फेडरस आपके उस पे, फिर धीमे धीमे और बढ़ाया गवर्नमेंट ने उसको। इसके साथ साथ आपके इम्पैक्ट्स भी देख लेना है डिफरेंट सेक्टर्स में। हाँ, डिफरेंट सेक्टर में आपको देखने होते हैं। इंडियन इकोनॉमी, जैसे मैं एक सेक्टर आपको बता दूं, आपका सर्विसेज सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या है, इसमें आप देखो इसमें आपका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसमें आपका आउटसोर्सिंग बढ़ गई। आउटसोर्सिंग क्या है, लिबरलाइजेशन का एक फिना है जो कि ग्लोबलाइजेशन से भी आप लिंक कर सकते हैं, लेकिन लिबरलाइजेशन होने की वजह से भी आपका आउटसोर्सिंग बढ़ने लगी, बीपीओस बढ़ने लगे। चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पहली चीज तो आप देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो ये आपकी जब आपका इंडिया जो आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंट जो उसको मिली थी, उसके जस्ट एक साल बाद ही पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन गई। See, 1991 when ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन आया था, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है बिफोर 1991 एंड आफ्टर 1991। एग्जैक्टली, तो यही मैं बता रहा था। तो बिफोर 1991 में आप देखो दो इंपॉर्टेंट आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैं जो कि आपकी प्लानिंग में भी मिलती हैं समझ देखने को। एक है 1948 की, एक है 1956 की, ये तो, और एक 1970s में भी आपकी एक आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। उसके बाद से आपके 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हो गए। See, here I like to tell you one thing कि जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, you are preparing for सिविल सर्विसेज फॉर IAS और यूपीएससी, here what you have to do is you have to study each and everything like inclusively। आप हर चीज को, क्योंकि हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक पे डिपेंडेंट है, unless until you don't know that second topic, next topic, you cannot understand the first topic। हर एक टॉपिक इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री में ये हिस्ट्री का पार्ट है। इकोनॉमी पोस्ट इंडिपेंडेंस इज 1991। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है, जो इंडस्ट्रीज की जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हुआ है, लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, ये सारा हिस्ट्री का पार्ट है। एंड यू आर टॉकिंग हियर इन इकोनॉमी, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड है, बहुत कनेक्टेड है, डिपेंडेंट है। और एक चीज में यहाँ समझने में एक चीज और भी जरूरी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रिफॉर्म क्यों किया गया, क्यों पॉलिसी बनाई जा रही है। क्योंकि आप देखो पहले जो इंडस्ट्रियल जो आपकी इंडस्ट्रीज थी, वो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, चाहे वो आपकी साइंस सेक्टर में हो, चाहे वो आपके माइनिंग सेक्टर में हो, सारा उस पर होल्ड था पब्लिक सेक्टर, यानी सरकार के अंडर में थी। लेकिन अब आप देखो स्पेस तक में प्राइवेट पर्सन जाके बना सकते हैं अपनी फैक्ट्री, जैसे स्काई रूट इंडिया, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म में यही होता है कि आप इंडस्ट्रीज पे गवर्नमेंट का होल्ड हटा करके, सेंट्रलाइज जो आपकी है मोनोपोली, उसको हटा करके आप प्राइवेट सेक्टर को दो। जैसे मैं आपको और एग्जांपल दूं तो आप पीएसयू देखो, पब्लिक सेक्टर जो आपके अंडरटेकिंग्स हैं, अभी भी काफी सारी फील्ड में है वो, लेकिन अब धीरे धीरे उन फील्ड से हटा करके प्राइवेट लोगों को भी दिया जा रहा है कि आप भी करो। जैसे महारत्न, आप देखो महारत्न कंपनीज हैं, मिनी रत्न हैं, तो ये कंपनीज के अंडर में, सरकार के अंडर में, लेकिन सरकार धीमे धीमे इनसे अपना होल्ड हटा रही है और प्राइवेट पर्सन्स को, प्राइवेट आपकी जो कंपनीज है उनको भी दे रही है कि आप भी इंडस्ट्री बना सकते हो। जो महारत्ना कंपनीज हैं, वो कंपनीज में भी फॉर लाइक पिकअपिंग द कैपिटल, तो इन्वेस्टमेंट बहुत सारे प्राइवेट लोग भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं महारत्ना कंपनीज में, क्योंकि वो शेयर मार्केट में आ चुके हैं। एफडीआई भी डाला जाता है उसमें, एफडीआई भी होता है उसमें। जब आप इन सारी चीजों को पढ़ रहे हो, एक बार एक लिस्ट देख लेना कौन कौन सी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल BHEL कम्स अंडर महारत्ना, BEML, तो वो महारत्ना में नवरत्न, महारत्न और मैंने 3 टाइप